So this is the numerical on moment of inertia. This is the part 21 of moment of inertia. So we are going to solve this numerical. तो सबसे पहले मैं numerical को पढ़ता हूँ. 3 identical thin rods, each of mass m and length l. ये 3 रॉड दिखाया गया है यहाँ पे. देखो फिगर में AC है, AB है और BC है. इसका मास m है और लेंथ l है. ठीक है, आइडेंटिकल रॉड्स है ये. ज्वाइंट टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फ्रेम. इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फ्रेम इन्होंने बना दिया है. ये ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है. इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, क्या प्रॉपर्टी होती है, तीनों आर्म बराबर होते हैं और तीनों एंगल्स इक्वल रहेगी. तो 180 डिग्री को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तीनों एंगल इक्वल 60 डिग्री आ जाएगी. तो ये these 3 एंगल्स आर 60 डिग्री. ठीक है, ये क्लियर हो गया. फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्रेम. टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है फ्रेम का. अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू इट्स वन साइड. ये एक्स एक्सिस दिख रहा है यहाँ पे, ये पैरेलल है AB के. तो बोलता है किसके अबाउट निकालना है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्रेम अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू इट्स वन साइड. तो AB साइड के पैरेलल एक्सिस हमने एक ले लिया x, ये डॉटेड दिख रही है ना, ये एक्सिस है. ठीक है, इसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है. इट्स वन साइड एंड पासिंग थ्रू द अपोजिट वर्टेक्स. और ये अपोजिट वर्टेक्स से पास हो रहा है, मतलब पॉइंट C से पास हो रहा है. ठीक है, ऑल्सो फाइंड इट्स रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट इट्स गिवन एक्सिस. और इसमें रेडियस ऑफ जायरेशन k भी हमको निकालना है. तो दो चीजें निकालनी है, एक इस फ्रेम ABC की टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है. तो हमने जैसे देखा ये 60 डिग्री है एंगल CAB. तो हमने ज्योमेट्री में पढ़ रखा है, मान लो दो पैरेलल लाइंस है और ये तीसरी लाइन स्लांटेड लाइन इसको कट कर रही है, तिरछी वाली, और दिस इज द एंगल 60 डिग्री. तो ये एंगल क्या होता है, 60 डिग्री होता है. दिस वी नो. तो यहाँ पे जो ये एंगल हो जाएगा, दिस विल बी 60 डिग्री. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस. और ये भी एंगल 60 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री है और दो पैरेलल लाइंस हो गई x और AB. तो ये 60 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री एंगल, दिस एंगल इज 60 डिग्री, देन दिस एंगल विल आल्सो बी 60 डिग्री. ठीक है, तो ये हमको मालूम पड़ गया. अब मैं क्या करता हूँ कि अंदर से जो ये 60 डिग्री लिख रखा है ना, इसको रिमूव कर देते हैं थोड़ा, जिससे कि ये क्लियर हो जाए. ये रिमूव कर देता हूँ. ठीक है, ओके. नाउ I'll remove this also. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अभी सेकेंड चीज समझेंगे. एक तो हमको मालूम पड़ गया एंगल 60 डिग्री है. सेकेंड चीज हमने पढ़ रखा है, मैंने अपने वीडियो अपलोड भी कर रखा है यूट्यूब पे, जहाँ पे कि अगर कोई रॉड दिया हुआ है, मान लो एक रॉड है ये और ये एक्सिस है. ठीक है, विच इज पासिंग थ्रू द एंड ऑफ द रॉड. ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक्सिस जो है O डैश, ये रॉड जो है इस जिसका मास m है, लेंथ l है, इसके एंड से पास हो रही है. एक कंडीशन तो ये होगा कि ये एंड से पास हो रही है, दूसरा इसके परपेंडिकुलर रहती है. ये एक्सिस इज पासिंग थ्रू द एंड ऑफ द रॉड एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द रॉड, 90 डिग्री रहती है. तब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है उसकी वैल्यू आती है I इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई कितनी आती है, 3 आती है. ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट कर रखा है. When the axis is passing through the end of the rod and it is 90 degree. वापस से बोल रहा हूँ, these two conditions. तो rod और axis के बीच में 90 डिग्री का एंगल रहता है और axis is passing through the end of the rod. Then the value of the moment of inertia I is equal to ml square by 3, where m is the mass of the rod and l is the length of the rod. तो यहाँ पे देखो C पॉइंट पे जो ये axis जा रहा है x डैश, ये इसके AC रॉड के एंड से भी जा रहा है और BC रॉड के भी एंड से जा रहा है. ठीक है, तो एंड से तो पास हो रहा है, एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है एंड वाली. लेकिन ये जो AC रॉड है और BC रॉड है, ये दोनों 90 डिग्री नहीं बना रहे इस एक्सिस से. ठीक है, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं है. तो हमको क्या करना पड़ेगा कि AC का कंपोनेंट लेना पड़ेगा. पहले मैं AC रॉड की बात कर रहा हूँ. AC रॉड का एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो कि एक्सिस x से 90 डिग्री बनाए. तो हमको कंपोनेंट करने आता है. मान लो ये एक एक्सिस है एंड ये रॉड है और ये 60 डिग्री है, दिस 60 डिग्री. तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट रहेगा वो क्या रहेगा, मान लो रॉड की लेंथ l है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल बी l sin 60 डिग्री रहेगा. सिंपल है. ठीक है, ये तुम्हारा एक्सिस है x डैश और ये रॉड है AC रॉड है. तो इसका जो कंपोनेंट लेंगे जिससे कि 90 डिग्री हो जाए इनके बीच का
एंगल, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, लेंथ इंटू साइन थीटा। तो लेंथ एल है, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, तो एल साइन 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे लेंथ आएगा रॉड का वो आएगा एल साइन 60 डिग्री, ठीक है। एल साइन 60 डिग्री विल बी द लेंथ ऑफ दिस रॉड। इस लेंथ को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। एल की जगह क्या कंसिडर करेंगे, एल विल बी इक्वल टू एल साइन 60 डिग्री, ठीक है। देन ओनली द सेकेंड कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री कंडीशन है, देन ओनली इट विल बी फुलफिल। तो इस चीजों को अपने को ध्यान में रखना है। और एम की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, एम की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल एम। देखो सबका मास कितना दिया हुआ है, स्मॉल एम दिया हुआ है, ठीक है। और एक चीज और हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि एसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं बोलता हूँ I1 है फॉर द टाइमिंग, बीसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, और एबी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 ले लेता हूँ मैं। तो मुझे क्या निकालना है, बेसिकली I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फ्रेम का मालूम हो जाएगा। और यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 का रहेगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 का भी रहेगा, क्योंकि एंगल भी सेम है। तो रॉड की लेंथ L sin 60 डिग्री BC के लिए भी रहेगी, ठीक है, I2 के लिए भी। और लेंथ और L और M दोनों कॉमन है, दोनों आइडेंटिकल रॉड्स है। तो जो AC का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 रहेगा दैट विल बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ BC रॉड। तो I1 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू I2 रहेगा, ठीक है। तो मैं I1 की वैल्यू पहले कैलकुलेट करता हूँ और उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो अभी ये मैं ये यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। अब मैं I1 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखो I1 की वैल्यू क्या होगी, अभी हमने देखा था कि जब रॉड ये रहता है एक्सिस एंड से जा रहा होता है तो रहती है ml²/3। L की वैल्यू क्या है, स्मॉल l साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पे मास अपॉन 3 और L कैपिटल L की जगह क्या लिख देंगे, L साइन 60 डिग्री लिख देंगे, ठीक है, L साइन 60 डिग्री लिख देंगे। और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो I1 की वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करो, I1 की वैल्यू आ जाएगी m/3 L, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। इसका स्क्वायर कर देंगे तो I1 की वैल्यू आ जाएगी m/3 ब्रैकेट में L स्क्वायर √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर होगा 3, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दिया हमने। तो I1 की वैल्यू आ जाएगी m/3 L स्क्वायर, ये देखो 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी mL स्क्वायर बाई 4, ठीक है। ये I1 की वैल्यू आ गई हमारी। हमने क्या किया, I1 इज इक्वल टू mL स्क्वायर बाई 3 रहता है इस कंडीशन में व्हेन द एक्सिस इज पासिंग थ्रू द एंड एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। तो m की वैल्यू यहाँ थी, मास है m और बाई 3 कर दिया, m/3 कर दिया, और L की जगह लिख लिया हमने L साइन 60 डिग्री, ये वैल्यू ले ली L साइन 60 डिग्री जो रॉड की लेंथ है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो m/3 ये बाहर रह जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो गया और बचा mL²/4। दिस इज द वैल्यू ऑफ I1। और अभी मैंने बता रखा है यहाँ पे कि I1 और I2 दोनों इक्वल रहेंगे। तो I2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी, विल बी इक्वल टू I2। तो I1 और I2 की वैल्यू हो गई mL²/4, ये हमको मिल गया I1 और I2 की वैल्यू। अब हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू, इसकी कैलकुलेट करेंगे हम लोग यहाँ पे I3 की वैल्यू, ठीक है। ये I3 की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो I3 देखो इस एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, L साइन 60 डिग्री पे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेंथ की मतलब कितने डिस्टेंस पे है, R की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू mr स्क्वायर रहता है,
m तो मास तो यहाँ पे m ही है, और r जो है वो कितना है, कितने डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस से, l sin 60 डिग्री पे है, तो r की वैल्यू कितनी है, l sin 60 डिग्री। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I3 की वैल्यू आ जाएगी, I3 की वैल्यू आ जाएगी, m की जगह स्मॉल m और r स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, l sin 60 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। I3 इज इक्वल टू m l sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 बाई l sin 60 डिग्री और इसका स्क्वायर रहेगा √3 बाई 2, इसका स्क्वायर ले लेंगे, r स्क्वायर है ना तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, इसकी वैल्यू आ जाएगी m, I3 विल बी m l स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 बाई 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी I3 की वैल्यू m l स्क्वायर, और 3 बाई 4 को इस साइड में ले लेते हैं। तो नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ I3 एंड I1 एंड I2। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा इसका, I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे I1 की वैल्यू रख देते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा, तीनों रॉड का ऐड कर लेंगे, I1 I2 और I3 तीनों रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करेंगे तो हमको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I मिल जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, I1 की वैल्यू है यहाँ पे ml स्क्वायर बाई 4, I2 की वैल्यू भी सेम है ml स्क्वायर बाई 4, और I3 की वैल्यू है 3 ml स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा तुम्हारा 4 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर आएगा ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर प्लस 3 ml स्क्वायर। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल विल बी, ऐड कर देते हैं ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर 2 ml स्क्वायर हो जाएगा, ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर 2 ml स्क्वायर प्लस 3 ml स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 ml स्क्वायर, 5 ml स्क्वायर बाई 4, एंड दिस विल बी योर आंसर। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी आ गई इस फ्रेम की, IT विल बी इक्वल टू 5 बाई 4 ml स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हमको सेकेंड पार्ट में निकालना है रेडियस ऑफ जायरेशन, ऑल्सो फाइंड इट्स रेडियस ऑफ जायरेशन कितना रहेगा। ठीक है, तो हम वो निकाल लेते हैं कितना रहेगा रेडियस ऑफ जायरेशन। इसको थोड़ा यहाँ से मैं रब कर देता हूँ, जगह बना लेते हैं यहाँ पे निकालने के लिए। हाँ ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको रेडियस ऑफ जायरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी आई है हमारी, यहाँ पे देखो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आई है 5 बाई 4 ml स्क्वायर। ठीक है, 5 बाई 4 ml स्क्वायर, तो यहाँ लिख लेंगे 5 बाई 4 ml स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसको किसके इक्वेट कर देते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन निकालने के लिए, इसको इक्वेट करते हैं m के स्क्वायर के, जहाँ k इज द रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, तो इस दोनों वैल्यू को इक्वेट कर दिया, तो अभी हम लोग लिखेंगे m के स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बाई 4 ml स्क्वायर, और m क्या होता है, m इज द टोटल मास। टोटल मास कितना है फ्रेम का, m प्लस m। ठीक है, तीनों रॉड का मास ऐड कर देंगे, दैट इज द टोटल मास 3m। ठीक है, तो m की जगह क्या लिख देंगे, 3m लिख देंगे, k स्क्वायर 5 बाई 4 ml स्क्वायर। हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से देखो m से m कैंसिल हो जाएगा, k स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3 जो है इधर नीचे चला जाएगा, 5 बाई 12 हो जाएगा l स्क्वायर, तो k स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड में, तो क्या आ जाएगा k इज इक्वल टू 5 बाई 12 l स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आ जाएगी l रूट 5 बाई 12। l
और रूट के अंदर 5/12 आ जाएगा। दिस द रेडियस ऑफ जायरेशन, इसी को बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ जायरेशन। इस पे मेरा एक वीडियो पूरा का पूरा बना हुआ है रेडियस ऑफ जायरेशन पे, वो आप देख सकते हैं। और इस पे भी है कि एक रॉड का जब व्हेन द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड तो कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। तो ये दोनों अगर आप वीडियोस देख लेते हैं, यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है रेडियस ऑफ जायरेशन और इसका रॉड का, तो उसके आपको फंडामेंटल काफी क्लियर हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया, रेडियस ऑफ जायरेशन विल बी L रूट 5/12 and total moment of inertia will be 5/4 ml square. Thank you. Bye.